फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो है, लास्ट वीडियो है, जिसके अंदर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तीन नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। इनसे भी आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो आपकी जो पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का वो है बियर लेम्बर्ट नियम लिखिए। बियर लेम्बर्ट का नियम लिखिए, है ना। तो देखो इसके अंदर होता है क्या, ये नियम क्या कहता है कि ये मान लो कि आपके पास में कोई माध्यम है जिसके अंदर विलयन बड़ा, विलयन के अंदर बहुत सारे क्या अणु है, ठीक है। इधर से कोई प्रकाश किरण आ रही है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत लगा हुआ, क्या लगा हुआ, एक वर्णी प्रकाश स्रोत लगा हुआ जिससे प्रकाश किरण आ रही है जिसकी तीव्रता I नॉट है। इधर कोई भी प्रकाश स्रोत लगा हुआ, मान लो ये आपकी कोई प्रकाश स्रोत लगा हुआ है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश की किरण आ रही है जिसकी तीव्रता आपने मानी I नॉट है, ठीक है। यह प्रकाश की किरण क्या होती है, थोड़ी सी तो यहां से वापस परावर्तित हो जाती है जिसे अपन बोलते हैं IR, ठीक है। फिर ये इसमें से गुजरती है, इसमें जब ये प्रकाश की किरण इसमें से गुजरती है तो ये अणु होते हैं ना प्रकाश की तीव्रता को अवशोषित कर लेते हैं, उसको अपन दर्शाते हैं IA से। और कुछ क्या होती है यहाँ से पारगमित हो जाती है जिसे अपन IT से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एक मतलब एक तरह से व्यवस्था है चित्र की। तो अब बियर लेम्बर्ट नियम क्या कहता है, बियर लेम्बर्ट नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो इसकी तीव्रता में कमी हो जाती है। किसकी तीव्रता में कमी हो जाती है, प्रकाश की तीव्रता में कमी हो जाती है। प्रकाश की तीव्रता में कमी होती है, इसको अपन दर्शाते हैं माइनस DI/dx। किससे दर्शाते हैं, DI/dx है। DI का मतलब तीव्रता और x का मतलब थोड़ी छोटी सी दूरी के लिए, मतलब मान लो कि ये दूरी x है, फिर वापिस ये दूरी x है, ये पूरी तो L है, इनकी छोटी छोटी दूरियों को किस में बांट रखा है, x में बांट रखा है। तो प्रकाश की तीव्रता में जो कमी होती है, बियर लेम्बर्ट का नियम कहता है कि प्रकाश की तीव्रता में जो कमी होती है वो समानुपाती होती है किसके, प्रकाश की तीव्रता आपतित किरण की तीव्रता, आपतित किरण की तीव्रता I तथा आपतित किरण की तीव्रता I तथा उसके विलयन मतलब जो माध्यम है उसमें उसकी सांद्रता के गुणनफल के, उसकी सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वापिस सुनना, बियर लेम्बर्ट का नियम क्या है। ये नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से गुजारी जाती है तो प्रकाश की तीव्रता में हुई कमी माइनस DI/dx वो समानुपाती होती है किसके, प्रकाश की तीव्रता इंटू C, उस विलयन जो विलयन है उसकी सांद्रता क्या है, उसकी सांद्रता को अपन C से दर्शाते हैं। तो कमी किसके समानुपाती होती है, तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता और सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक। ये आपकी पहली इक्वेशन है। अब देखो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, माइनस DI/dx बराबर के कहां से, तो ये जो समानुपाती चिन्ह है इसको हटाए तो K आ गया। K क्या है यहाँ पर, K यहाँ पर अवशोषण गुणांक है। क्या है, अवशोषण गुणांक, क्या आपके अवशोषण गुणांक है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, इधर I को इधर ला रहा हूं, x को उधर भेज रहा हूं, तो देखना DI/I बराबर माइनस KC/dx। कुछ नहीं किया, पक्षांतरण किया, ये dx को मैंने इधर भेज दिया और इधर जो I था उधर इधर भेज दिया और इस माइनस चिन्ह को भी मैंने इधर लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब इसका अपन समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। समाकलन को इसकी लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, तो जो तीव्रता है इसकी लिमिट रखेंगे अपन I नॉट से I तक, कहां तक, I नॉट से I तक। और x की जो है वो सीमा रखेंगे अपन 0 से x तक, 0 से x तक, ठीक है। अब मैं ऊपर इसको मिटाकर आपको ये पूरा करा देता हूं। तो देखो DI/I का इसका समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। तो इसका समाकलन क्या होगा, ln I, ठीक है। और इसकी सीमा कहां से कहां तक है, मतलब सीमा कहां से, I से I नॉट तक है। तो आप क्या लिखोगे, I से I नॉट। मैं एक मिनट आपको लिख देता हूं, यहां पर डायरेक्ट लिख दो आपके I/I नॉट, डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसका तो क्या होगा, जैसे DI/I का तो हो गया ln I, सिंपल ln I होगा। फिर इसकी सीमा I/I नॉट रखेंगे तो नीचे यहां पर आएगा और यहां पर I नॉट आएगा, ठीक है। बराबर इधर इसका समाकलन होगा, dx का समाकलन होगा x से, तो ये माइनस KC। और चलो इसको मैं आपको पूरा सीमा लगाकर बताता हूं। ये आपके ln, ठीक है, ln I। और इसकी सीमा कहां से कहां तक रखनी है, आपको सीमा रखनी है इसकी आपको I से I नॉट, और इधर आपको लगनी है माइनस के KC x, और इसकी सीमा 0 से x तक रखनी है। DI/I का समाकलन क्या हुआ,
ln i, फिर यहाँ इसकी लिमिट कहां से कहां तक रखनी, तो आई से आई नॉट, और फिर इधर समाकलन की बात करें तो के भी नियतांक, सी सांद्रता भी नियतांक होती, मात्रा होती है। dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, और इसकी सीमा 0 से x तक। ठीक है, अब देखो इसको अपन लिखेंगे तो ln, पहले अपन लिखेंगे i अपॉन आई नॉट, ये मैंने क्या किया, इसकी लिमिट रख दी यहां पर, ln i अपॉन आई नॉट बराबर माइनस के सी, और इसकी सीमा रखेंगे तो ये देखो ये होगा x माइनस 0, x माइनस 0। ठीक है, अब इसको आप आगे सोल्व करो तो ln i अपॉन आई नॉट बराबर माइनस के सी, और 0 घटेगा तो वैसे x ही आएगा ना, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ln i अपॉन आई नॉट माइनस के सी x, ln है इसको मैं लॉग में चेंज करूंगा तो कैसे कर सकता हूं, 2.303 लॉग i अपॉन आई नॉट बराबर माइनस के सी एक्स। अब देखो ये जो 2.303 इसको मैं इधर भेज रहा हूं, इधर हो जाएगा आपके log i अपॉन आई नॉट बराबर माइनस के 2.303 सी एक्स, इनको मैंने इधर भेज दिया। अब देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये जो पूरा मान है ना, ये वाला पूरा मान, ये पूरा मान, इसको मैं एक संख्या का नाम दे रहा हूं, इसे मैं कह रहा हूं एप्सिलॉन। इसे क्या नाम दे रहा हूं, एप्सिलॉन। ये सी की जगह सी और सी की जगह सी। ये जो एक्स है ना, एक्स क्या थी, मान लो जैसे ये आपके माध्यम था तो उसकी थोड़ी सी दूरी थी, मान लो इतनी सी दूरी ये दूरी थी। इस एक्स को मैं अगर पूरी दूरी मान लू तो ये पूरी क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी, इस जो हमने माध्यम लिया उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो एक्स को अपन किस में चेंज कर रहे हैं, एल में चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर एल लिख देंगे। ठीक है, और ये जो log i अपॉन आई नॉट है इसको ए नाम दे रहे हैं। ये वाली चीज समझ में आई है, नहीं है लास्ट वाली चीज, देखो वापिस समझना। ये log i अपॉन आई नॉट है, इसको मैं कह रहा हूं कि a बराबर है आपके log i अपॉन आई नॉट, मतलब ये संख्या लिखने की जगह मैं इसकी जगह a लिख सकता हूं, तो a लिख दिया। माइनस के 2.303 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, एप्सिलॉन लिख रहा हूं, मतलब एप्सिलॉन किसके बराबर, एप्सिलॉन बराबर है माइनस के 2.303 के बराबर है। ठीक है, सी सांद्रता फिक्स है, और एक्स क्या थी, छोटी सी दूरी थी, इतनी सी। अब ये पूरी लंबाई ले लू तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एल यूज करूंगा। तो ये आपके हो गया ए बराबर एप्सिलॉन सी एल। ये आपके किसका नियम है, बियर लैम्बर्ट का नियम है। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन है इसको अपन बोलते हैं मोलर विलोपन गुणांक, मोलर विलोपन गुणांक। तो ये आपके हो गया है बियर लैम्बर्ट का नियम। ये आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा अगर आपके एग्जाम में आता है तो एक बार नियम की मतलब जो डेफिनेशन आप लिखोगे वो वापस सुन लेना कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में गुजारी जाती है तो प्रकाश की तीव्रता में जो कमी होती है, मतलब तीव्रता में कमी डी अपॉन डी एक्स है, वो समानुपाती होती है किसके, आपकी मतलब तीव्रता के और सांद्रता के गुणनफल के, सी यानी सांद्रता गुणनफल के समानुपाती होती है। ये किसका नियम, आपके बियर लैम्बर्ट का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है उंगली छाप क्षेत्र। उंगली छाप क्षेत्र क्या है, आपके आता है 3-4 बार 3 नंबर में पूछा हुआ, तो इंपोर्टेंट है, इस साल में आने किसके चांसेस है कि उंगली छाप क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब आप स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आईआर स्पेक्ट्रम होता है, यूवी स्पेक्ट्रम होता है, अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, जिसमें आपके एक स्पेक्ट्रम होता है आईआर स्पेक्ट्रम। आईआर स्पेक्ट्रम, आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम बनता है उसकी जो लिमिट होती है वो ये बनता है 4000 से लेकर आपके बनता है ये 600 सेंटीमीटर यूनिवर्स तक बनता है। मतलब जो स्पेक्ट्रम आईआर स्पेक्ट्रम बनता है उसकी सीमा कहां से कहां तक है, 4000 से लेकर 6000 सेंटीमीटर यूनिवर्स तक, ये इसकी आवृत्ति होती है ना। तो इस आवृत्ति के बीच में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो किसके स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। तो अब इसका अपन जब ये स्पेक्ट्रम का अपन ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। इधर ये जो है, इधर पारगम्यता है, क्या है पारगम्यता, और इधर आपकी तरंग संख्या, इधर आपकी चलती है तरंग संख्या। देखो किस तरह से तरंग संख्या में ये जो है ये 4000, इधर फिर 3500, 500 कम कर चलो, 3500, 3000, फिर 2500, फिर आपके 2000, फिर 1500, फिर 1000, फिर आपके 500, फिर एक आप लिखो यहां पर 600, नहीं पहले 600 आएंगे, ये 600 और इधर आप लिख दो 500, इस तरह से आपकी ये चलेगा 4000, 3500। तो ये जो आप ग्राफ बनाए ये किसके लिए, आईआर स्पेक्ट्रम के लिए। आईआर स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अपन को अलग अलग क्या होता है, अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं,
अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। देखो अवशोषण बैंड क्या होते हैं, ये अपन ने कई बार पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा ग्रहण करके निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र में जाते हैं, उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र में आते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब ऐसा करते हैं तो उनके कारण अपन को क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो जो स्पेक्ट्रम होता है, अगर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो सिंपल अपन इस तरह से बता देते हैं, ये स्पेक्ट्रम इस तरह से प्राप्त होते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रमों का जब समूह प्राप्त होता है, इस पे मतलब बहुत सारे स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, बहुत सारे इस तरह से स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं बहुत सारे, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। जब एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो स्पेक्ट्रम बोलेंगे, लेकिन स्पेक्ट्रम का समूह प्राप्त हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, बैंड बोलेंगे। और अवशोषण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा ग्रहण करता है, जिसके कारण उच्च क्षेत्र में जाता है। तो अवशोषण बैंड का मतलब तो समझ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण की, उसके कारण स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, स्पेक्ट्रम का समूह प्राप्त हुआ, जिसे अपन बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या होता है, 4000 से लेकर IR स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, 4000 से लेकर 1400 सेंटीमीटर यूनिवर्स तक। कहां से, ये 4000 और 1400 कहां पर है, यहां पर मान लो 1400। तो यहां से लेकर आपके ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये आपकी कहलाता है क्रियात्मक समूह क्षेत्र। कौन सा, क्रियात्मक समूह क्षेत्र कहलाता है। क्रियात्मक समूह क्षेत्र क्यों कहलाता है, क्योंकि क्या होता है, इस क्षेत्र में 4000 से लेकर 1400 सेंटीमीटर यूनिवर्स तक, इसके अंदर क्या होते हैं, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो किसके कारण प्राप्त होते हैं, वो क्रियात्मक समूह के कारण प्राप्त होते हैं। जो भी उस यौगिक के अंदर क्रियात्मक समूह है उसके कारण जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे वो कहां से कहां तक प्राप्त होंगे, 4000 से लेकर 1400 सेंटीमीटर यूनिवर्स तक। तो ये वाला क्षेत्र आपके क्रियात्मक समूह क्षेत्र कहलाता है। फिर 1400 से लेकर 600 सेंटीमीटर यूनिवर्स तक, 1400 से लेकर 600 सेंटीमीटर यूनिवर्स तक, कहां से, देखो ये है 1400 आपके, ये यहां से 600, मान लो ये 600 आपके ना, यहां तक, यहां तक ये जो आपकी क्षेत्र प्राप्त होता है, ये वाला क्षेत्र, इसे अपन बोलते हैं उंगली छाप क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, उंगली छाप क्षेत्र। 1400 से लेकर 600 सेंटीमीटर का क्षेत्र कौन सा कहलाता है, उंगली छाप क्षेत्र कहलाता है। मतलब अगर सिंपल एक लाइन में आपको बताना उंगली छाप क्षेत्र किसे कहते हैं, तो IR स्पेक्ट्रम में 1400 से लेकर 600 सेंटीमीटर यूनिवर्स तक जो अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं वह क्षेत्र उंगली छाप क्षेत्र कहलाता है। IR स्पेक्ट्रम में 1400 से लेकर 600 सेंटीमीटर यूनिवर्स तक में जो अवशोषण बैंड जिस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं उसे उंगली छाप क्षेत्र कहते हैं। देखो उंगली छाप क्षेत्र के अंदर क्या होता है आपके, कि उंगली छाप क्षेत्र के अंदर जो भी आपके अणु है ना, उनके अंदर अलग अलग अणु जो अलग अलग कंपन करते हैं ना, उनका भी अपन एक सही तरीके से पता लगा सकते हैं। देखो ये वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए आपको इतना से याद करना है। उंगली छाप क्षेत्र का मतलब होता है कि अगर मान लो कि आपने सेम अणु लिया, आपने मान लो सेम अणु मतलब लगभग समान अणु है, लगभग समान अणु है, अगर लगभग समान अणु भी है ना, तो अभी इस क्षेत्र में उंगली छाप क्षेत्र में क्या होंगे, उनकी आवृत्ति और तीव्रता भिन्न भिन्न होगी। मतलब आपने कोई भी ऐसे अणु ले लिए जो समान है, अणु क्या है, समान है, और फिर उनका आपको पता लगाने का पता कैसे लगाओगे कि ये अलग है ये अलग है। तो उंगली छाप क्षेत्र के अंदर क्या होगा, भले आप समान अणु भी ले लो तो उनकी आवृत्ति और तीव्रता क्या होगी, भिन्न भिन्न प्राप्त होगी। इस आवृत्ति और तीव्रता भिन्न भिन्न प्राप्त होगी तो अपन पता लगा लेंगे कि ये अणु है और दूसरा वाला ये अणु है। जैसे अपन बात करते हैं अपनी जो उंगलियों के निशान होते हैं वो भी हर एक के अलग अलग होते हैं। भले आप दो जुड़वा इंसान उनकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट भी लोगे तो अलग होते हैं, सेम नहीं होते ना, अलग अलग होते हैं। उसी तरह से समान अणु भी होंगे ना, फिर भी उनकी आवृत्ति और तीव्रता क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। इसलिए इस क्षेत्र को अपन कौन सा क्षेत्र कहते हैं, उंगली छाप क्षेत्र कहते हैं। इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, जो भिन्न समान अणु है उनकी तीव्रता और आवृत्ति का भी पता लगा सकते हैं। तो ये आपके उंगली छाप क्षेत्र है। ठीक है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय माध्यम में एपोक्साइड विलेय खुलने को समझाइए। ये आपके क्वेश्चन आना इस साल फिक्स है कि अम्लीय माध्यम में एपोक्साइड विलेय कैसे खुलती है बताइए, इसकी क्रियाविधि पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं एपोक्साइड क्या होता है। तो देखो आपके CH2O होता है, तो इसे तो अपन इतर बोलते हैं। अगर ये होता है CH3 इसे अपन क्या बोलते हैं, इतर बोलते हैं। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से हो, CH2 और ये ऑक्सीजन, ये अगर इस तरह से हो तो इसे अपन बोलते हैं आपके एपोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपोक्साइड बोलते हैं। इसका नाम क्या, इसका नाम आपके कितने कार्बन, दो कार्बन के लिए एथिलीन और ऑक्सीजन के लिए, इन दो कार्बन के लिए एथिलीन, ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या आपके, एथिलीन ऑक्साइड। अपन को बताना है कि ये वलय कैसे खुलेगी, मतलब अपन को ये वलय तोड़नी, एक वलय बन रही देखो त्रिभुज जैसी, अपन को इसको तोड़ना खोलना है। तो एथिलीन को मैं जल के अंदर खोलूंगा, किसकी उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम जैसे मैं H2SO4 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, H2SO4 ले रहा हूं। तो देखो यहां पर क्या होगा, सिंपल सा आपको ध्यान रखना, CH2
यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी OH जुड़ जाएगा। मतलब इस वलय को, इन दोनों को तोड़ेंगे, इधर भी OH इधर भी OH आ जाएगा। तो इस तरह से आपके क्या करनी है, ये वलय खुलती है। लेकिन इसमें आपको पूछी जाती है क्रियाविधि। तो देखो इसकी क्रियाविधि कैसे होगी, इसकी क्रियाविधि, तो देखो इसकी क्रियाविधि सबसे पहले आपके पास में क्या है, H2SO4 है। क्या है, H2SO4 है। ये टूटेगा किसके अंदर, H प्लस प्लस HSO4 माइनस के अंदर, इसके अंदर टूटेगा। ठीक है, फिर आपके पास में क्या है, जल है। मैं जल को कुछ इस तरह से बता रहा हूं, है ना, जल ही तो है। प्लस ये H प्लस, ये वाला H प्लस लिख दिया। अब देखो ये अभिक्रिया करेगा, ये H प्लस कहां पर जाकर जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ेगा। तो किस तरह से इसको दर्शाएंगे, प्लस, ये H प्लस किससे जाकर जुड़ा, ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया। और इधर देखो ऑक्सीजन की सौजन्यता कितनी होगी, 1 2 3, ऑक्सीजन की सौजन्यता 3 हो गई। जब भी ऑक्सीजन की सौजन्यता 3 हो जाए आपको क्या लिखना है, वहां पर प्लस लिखना। इस यौगिक का नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। लिख देता हूं आपके, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन इसका नाम है। ठीक है, ये बना, ये फर्स्ट स्टेप थी, ये सेकंड स्टेप। अब देखो थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में आपको लेना एथिलीन ऑक्साइड, CH2 ऑक्सीजन, ये इस तरह से। ठीक है, और क्या लेना आपको, हाइड्रोनियम आयन लेना। आपको भी एग्जाम इसी तरह करना है, ये प्लस। अब देखो यहां पर क्या करना है, ये वाला जो हाइड्रोजन, तीनों में से कौन सा भी हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा। किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। तो यहां से HOH, H2 वापिस बाहर हो जाएगा और यहां से क्या बनेगा, H प्लस बचेगा। भाई जब ये इसको देगा तो यहां पर ये क्या बना लेगा, H प्लस बना लेगा और ये H प्लस यहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, -H2O, -H2O क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला तो ये तो आपके बाहर हो गया बाहर। क्या बचा, H प्लस, वो इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ेगा। देखो कैसे जुड़ेगा, CH2 ये ऑक्सीजन और इससे कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब वापस देखो ऑक्सीजन की सौजन्यता कितनी हो गई, 1 2 3 हो गए ना ऑक्सीजन की सौजन्यता। ये देखो, तो यहां पर क्या आएगा, वापस इस पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो आपके बना ये वाला CH2 ऑक्सीजन और इस पर हाइड्रोजन जुड़ा और यहां पर आपके क्या प्लस है। इस पर ये किससे अभिक्रिया करेगा, ये वापस अभिक्रिया करेगा आपके HOH, यानी जल से वापस अभिक्रिया करेगा। क्योंकि अपने जल के अंदर बोल रहे हैं ना इस पूरी अभिक्रिया को। देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन को दे देगा, बॉन्ड ऑक्सीजन को दे देगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे। देखना किस तरह से, CH2 इससे कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये आपके ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इसको आप साथ में लिख सकते हो। ठीक है, इधर क्या बचा, ये CH2, ये CH2 लिख रहा हूं। और अब ये CH2 आपके किससे जाकर जुड़ जाएगा, ये CH2 ये मतलब ये है, ये ऑक्सीजन आकर यहां पर जुड़ जाएगा आपके इस तरह से। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, OH H और यहां पर प्लस। ठीक है, देखो क्या हुआ, यहां से ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड टूटकर इसने ऑक्सीजन को दे दिया। तो CH2 और ये OH, इसको आपने साथ में लिख दिया। यहां पर ये CH2 बचा और यहां पर जो ये ऑक्सीजन था वो जाकर इस पर जुड़ गया। अच्छा यहां पर क्यों जुड़ा, क्योंकि इसने बॉन्ड दिया ना, इस CH2 ने ये बॉन्ड ऑक्सीजन को दिया, तो यहां पर प्लस चार्ज आया था और इस प्लस पर कौन आकर जुड़ गया, ऑक्सीजन आकर जुड़ गया। ठीक है, ये वाला आया। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन का ये बॉन्ड है ना, ये वापस ऑक्सीजन को जाएगा। आपको भी इसी तरह करना पड़ेगा, देख लो। और बॉन्ड जाएगा तो यहां से क्या होगा, ये H प्लस अलग हो जाएगा, ये वाला H प्लस अलग हो जाएगा। तो देखो क्या बचेगा, CH2 ये बॉन्ड है, यहां पर OH था, ये OH, क्योंकि यहां से H प्लस चला गया तो क्या बचा, केवल OH बचा। तो ये OH बचा और प्लस H प्लस बचा है ना, ये H प्लस। अब ये जो H प्लस बचा, ये क्या करेगा, H प्लस, ये जो आपके H प्लस बचा, आप शुरू में देख लो आपकी क्या बचा था, HSO4 माइनस बचा था, इससे अभिक्रिया करेगा, HSO4 माइनस अभिक्रिया करेगा और आपके बनाएगा H2SO4 बना लेगा। तो देखो अपन ने शुरू में यही तो बनाया था, वो वलय कैसे खुलेगी, CH2OH के रूप में आपके इस तरह से एपॉक्साइड वलय खुलेगी। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले H2SO4 ये टूटेगा H प्लस HSO4 माइनस के अंदर, फिर ये जल है, जल से कौन जुड़ेगा, H प्लस जुड़ेगा, H प्लस जुड़ेगा तो ये आपके क्या बना, हाइड्रोनियम आयन बना। ऑक्सीजन की सौजन्यता 3 होती है, हमेशा ध्यान रखना, ऊपर प्लस आएगा, प्लस लगा देना। फिर आपने लिया एपॉक्साइड CH2 ऑक्सीजन और ये जो हाइड्रोनियम आयन था ये यहां पर लिया। इसके अंदर क्या गया, ये जो हाइड्रोजन था
इसने अपना बॉन्ड इस ऑक्सीजन को दे दिया, तो ये जल बनाकर ये तो अलग हो गया, क्या बचा H प्लस बचा, H प्लस इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया। देखो वापिस यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता 1 2 3 हो गई, तो ऑक्सीजन पर प्लस आ गया O प्लस। फिर वापस इसके बीच जल से करवाई, तो देखो जल से करवाने से पहले क्या हुआ, ये जो बॉन्ड था ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन को दे दिया, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर दिया तो यहाँ पर क्या आएगा आपके प्लस आएगा। ठीक है, तो ये CH2OH यहाँ पर प्लस आया था भाई, ये CH2OH तो यहाँ पर हो गया, ये मैंने लिख दिया। फिर क्या बचा, यहाँ पर प्लस बचा था, प्लस से कौन जाकर जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाएगा। ये प्लस है, इससे कौन जाकर जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन जुड़ा, वापिस देखो ऑक्सीजन की संख्या 1 2 3 हो रही है, तो ये बॉन्ड इसको यहाँ पर दे देगा, H प्लस निकल जाएगा और आपकी क्या बचेगा CH2OH, ये H प्लस यहाँ से निकल गया और ये H प्लस वापिस HSO4 से क्या करके क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। देखो आप 1 2 बार इसको लिखकर प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अभी अपन एस्टर का जल अपघटन का भी करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अम्ल उत्प्रेरित एस्टर का जल अपघटन। देखो एस्टर का जल अपघटन से आपकी क्वेश्चन आना कंफर्म है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ऐसे जल अपघटन वाले। तो एस्टर का आपको जल अपघटन करवाना है और किसकी उपस्थिति में करवाना है, अम्ल की उपस्थिति में। पिछले अपन ने जो करवाया था, पिछले एपोक्साइड वलय को अम्ल की उपस्थिति में खोला था, यहाँ पर एस्टर का जल अपघटन करवाना है। तो देखो एस्टर क्या होता है आपके R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R डैश, यहाँ पर R कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पर इसको R डैश दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस इसको घोलना है किसके अंदर, जल के अंदर, तो H2O और किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल ले लो आप यहाँ पर, जैसे H2SO4 ही ले लो, अम्ल क्या है H2SO4। तो देखो आपको पता है ये किसके अंदर टूटेगा, H प्लस OH माइनस के अंदर। तो अब यहां से क्या होगा, देखो R डैश और OH ये अभिक्रिया कर क्या बना लेंगे, R डैश OH बना लेंगे, प्लस ये जो H प्लस बचा वो किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से। तो आपकी क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, ये O और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा, ये H जुड़ जाएगा, ये H जुड़ गया। ये तो क्या बना आपके अम्ल है, ये C डबल बॉन्ड OH होता है, इसको अम्ल बोलते हैं, और ये OH होता है, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। तो एस्टर का जल अपघटन करवाया जाता है तो क्या बनता है, एक तो अम्ल बनता है और एक एल्कोहल बनता है। लेकिन अपन को इसकी क्रियाविधि पूछी जाती है, तो इसकी मैकेनिज्म करते हैं, क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि करते, इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसकी क्रियाविधि कैसे करेंगे। मान लो आपके पास में ये एस्टर है, या पहले H2SO4 है, पहली स्टेप के अंदर क्या होगा, आपके पास में H2SO4 है, ये किसके अंदर टूटेगा, आपके H प्लस प्लस HSO4 माइनस के अंदर टूटेगा। दूसरी स्टेप में आप क्या लोगे, ये ले लो R C डबल बॉन्ड O R डैश, एस्टर लिया, इसके बिक्रिया H प्लस से करवा दो। कौन सा H प्लस है, ये H प्लस। तो देखो क्या होगा, डायरेक्ट आपको पता है ये H प्लस कहां से जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा। तो देखो R C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ गया आपके H O R डैश, है ना। यहाँ इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन से H प्लस जुड़ गया। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, 1 2 3, तो यहाँ पर आपके प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा। अब देखो मैं इसी में कर रहा हूं आपके, इसके बिक्रिया करवा दो जल के साथ में, किसके साथ में, जल के साथ में। इसके बिक्रिया किससे करवानी है, जल की करवानी है। तो देखो होगा क्या, इसके अंदर क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड ऑक्सीजन के पास में चला जाएगा, क्योंकि कार्बन ने बॉन्ड दिया तो कार्बन पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और प्लस से कौन जुड़ेगा, आपके ऑक्सीजन जुड़ेगा, प्लस से ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या एकांकी युग्म है। ठीक है, तो अब देखो इससे क्या बनेगा, आपके इससे आपके बनेगा R C सिंगल बॉन्ड OH। यहां पर पहले डबल बॉन्ड था, अब क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड किसके पास में चला गया, ऑक्सीजन के पास में चला गया। ये देखो ये O और R डैश, ये O R डैश क्या, ये वाले मैंने इनको नीचे लिख दिया, और इस कार्बन से क्या जुड़ेंगे, ये वाली चीज जुड़ेगी, ऑक्सीजन, फिर इससे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, भाई ये दोनों हाइड्रोजन तो इसके जल गए है ना। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपके प्लस आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो ये जो H प्लस, ये H प्लस का ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड किसको दे देगा, इस ऑक्सीजन को दे देगा, और यहां से क्या बाहर हो जाएगा, H प्लस बाहर हो जाएगा। देखो समझना, क्योंकि मैं जगह कम इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ भाई कि आपको स्टेप वाइज करना है। मैं जो नोट्स भेजूंगा उसके अंदर आप देख लेना, स्टेप वाइज करेगा। यहां से ये H प्लस क्या, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन का, ये किधर चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास में, तो H प्लस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये H प्लस है, ये H प्लस जाके जुड़ जाएगा आपके इससे, इस ऑक्सीजन से। देखना ये R C डबल बॉन्ड C OH, इधर OH, इधर O और R डैश। क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो H प्लस है ये जुड़ जाएगा किससे, इससे जुड़ जाएगा, H प्लस किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखो इस ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, 1 2 3, तो यहां पर आ जाएगा आपके प्लस आ जाएगा।
कुछ नहीं किया, ये वाला हाइड्रोजन इसने बॉन्ड यहाँ पर दिया और ये जो हाइड्रोजन था H प्लस होना है, H प्लस इस ऑक्सीजन के पास में आकर जुड़ गया। अब देखो कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड को दे देगा इस ऑक्सीजन के पास में, तो आपके नेक्स्ट बढ़ेगा, मैं इधर लिख रहा हूं। अब देखो ये वाली चीज आपकी पूरी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। एक सही तरीके से लिखता हूं, अरे वो कहां पर लिख दिया यार, चलो हाथ से लिखा। क्या होगा, ये वाला बॉन्ड है ना कार्बन का, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन को दे देगा, तो ROH ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप लिखोगे ROH, ये तो क्या हो गया, अलग हो गया। अलग क्यों हो गया भाई, ये बॉन्ड टूट गया, ध्यान रखना, ये बॉन्ड क्या हो गया आपके, टूट गया। अब क्या बचा देखो, अब बचा आपके RCOH OH एंड यहां पर प्लस बचा। प्लस क्यों बचा, क्योंकि कार्बन ने देखो उसको बॉन्ड दिया ना, ये बॉन्ड कौन सा था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में था, तो बॉन्ड किसके पास में चल गया, ऑक्सीजन के पास में, तो कार्बन पर क्या बचा, प्लस बचा। अब एक सिंपल सा होगा, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड किसके पास में आएगा, यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा और ये H प्लस अलग हो जाएगा, तो आपके क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और OH प्लस H प्लस, आपके क्या बनेगा, H प्लस बनेगा। ठीक है, देखो कुछ नहीं हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, तो यहां पर क्या गया, डबल बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन अलग हुआ, हाइड्रोजन क्या बना लिया, H प्लस बना लिया। अब ये वाला H प्लस किसके अभिक्रिया करेगा, ये वाला H प्लस H2SO4 से अभिक्रिया करेगा, तो मैं इसको ऊपर लिखता हूं। अरे यार कपड़ा कहां पर रख दिया, मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं। और ये H प्लस किससे अभिक्रिया करेगा, ये H प्लस आपके अभिक्रिया करेगा HSO4 माइनस से, HSO4 माइनस से, और आपके क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। तो ये आपके हो गए एस्टर का जल अपघटन किसकी उपस्थिति में, अम्ल प्रेरित है, मतलब अम्ल की उपस्थिति में। तो ये आपकी पूरा पैटर्न है, आपको इसी तरह याद करना पड़ेगा। लिख देखो, एक दो बार लिख कर आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। H2SO4 को तोड़ना H प्लस HSO4 माइनस के अंदर, ठीक है। फिर आपने जो एस्टर लिया RC डबल बॉन्ड OR डैश, इसके H प्लस से अभिक्रिया करवा दो, H प्लस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये आपके ऑक्सीजन से जुड़ गया। फिर ऑक्सीजन में यहां से जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चला गया और इसकी अभिक्रिया आप जल से करवा रहे हो, तो ये वाला ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ जाएगा और आपके क्या बनेगा, RC, पहले यहां पर डबल बॉन्ड था लेकिन अब बॉन्ड ऊपर चला गया तो यहां पर OH बचा, ये पूरी चीज OR मैंने यहां पर नीचे लिख दी और यहां पर ये OH डैश ये वाला आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन ने ये बॉन्ड ऑक्सीजन को दिया, हाइड्रोजन H प्लस बनाकर अलग हो गया, ये H प्लस जाकर जुड़ गया आपके इस ऑक्सीजन के पास में, तो मैंने यहां पर ये बता दिया आपको, ये वाला, ठीक है। और फिर ये कार्बन का जो ये बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के पास में आएगा, ये पूरी चीज अलग हो जाएगी, मतलब ROH अलग हो जाएगा और क्या बचेगा, RCOH और इधर OH। फिर वापिस इस ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये बड़ा बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर आएगा, H प्लस अलग हो जाएगा, ये H प्लस अलग हो जाएगा, क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड OH, H प्लस HSO4 के साथ में भी क्या कर H2SO4 बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी के क्वेश्चन है, एस्टर का जल अपघटन करवाना, अब सार उत्प्रेरित, पहले अपन ने अम्ल उत्प्रेरित किया था, अब अपन सार उत्प्रेरित करें। देखो कैसे है, जैसे ये आपके पास में एस्टर है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 लिख रहा हूँ, अब R की जगह मैंने CH3 लिख दिया, ठीक है। प्लस इसका जल अपघटन करवाना है, सार की उपस्थिति में सार में ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो क्या बनेगा, सिंपल सा, यहां से CH3 और यहां से OH ये जुड़ जाएगा, आपकी क्या बनेगा, CH3 OH और ये Na किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, तो CH3 C डबल बॉन्ड O Na, भाई ये सोडियम किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से, और ये CH3 किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड OH से जुड़ जाएगा, तो आपके बन गया। तो भी देखो आपके क्या बने, सोडियम लवण बना और ये एल्कोहल बना, ठीक है। लेकिन अपन को इसकी क्या बतानी है, क्रिया विधि बतानी है। अगर क्रिया विधि नहीं होती तो ये कितना सरल होता। तो देखो क्रिया विधि, पहले वही आपके NaOH है, इसको तोड़ दो, किसमें, ये टूटेगा Na प्लस OH माइनस के अंदर टूटेगा, जब इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस OH माइनस के अंदर टूट जाएगा। दूसरी स्टेप में देखो, अब आप लेना यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक, ये लिखा, इसके विक्रिया करा दो OH माइनस के साथ में, किसके साथ में, OH माइनस के साथ में। मैं यहाँ पर CH3 की जगह R लिख रहा हूं ना, यहाँ पर भी R लिख रहा हूं, यहाँ पर भी R लिख रहा हूं, यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी R लिख रहा हूं ताकि शॉर्ट रहे ना। अब देखो क्या होगा, OH लिखा, ये वाला बॉन्ड में दे रहा हूं ऑक्सीजन के ऊपर, अगर H प्लस होता, यहाँ पर H प्लस होता तो मैं ऑक्सीजन पे जोड़ता, लेकिन यहाँ पर OH माइनस है,
इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला बॉन्ड तो देंगे इस ऑक्सीजन पर, कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और प्लस से कौन जुड़ेगा, आपके माइनस जुड़ेगा। तो देखो क्या बनेगा, आर सी ऑक्सीजन ओ माइनस, ठीक है। यहां पर कौन जुड़ेगा, यहां पर ये ओ आर, और इधर आपके जुड़ जाएगा ओ एच। देखो क्या हुआ, इधर देखना, ये आर एजिटिस था, ये बॉन्ड ऊपर गया तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आर, माइनस लगा दिया, कार्बन ये ओ आर को मैंने नीचे लिख दिया, और जो ये ओ एच था, ये ओ एच इसको इस कार्बन से मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब अपन इसकी अभिक्रिया, मैं इसको क्या करूंगा, जल में बोलूंगा, किसके अंदर, जल के अंदर, H2O के अंदर। तो H2O के अंदर आपको पता है क्या होता है, H प्लस OH माइनस होता है, H प्लस OH माइनस होता है। तो ये जो H प्लस है, ये H प्लस जाकर जुड़ जाएगा आपके इस ऑक्सीजन से, और क्या बनाएगा, देखो RCOH, ये OH और ये OR। भाई ये जो H प्लस था, ये जल के अंदर H प्लस होता है, ये H प्लस किसके अंदर, इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएंगे, ये ऑक्सीजन के साथ में जाकर जुड़ गए। अब देखो क्या होगा, ये इस तरह से बॉन्ड बना लिया। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन जुड़ा, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड किसको दे रहा है, इस ऑक्सीजन, इस कार्बन को दे रहा है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये किसको दे रहा है, अपना बॉन्ड इसको दे रहा है, कार्बन पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये H प्लस अलग हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं H प्लस, ये आपके अलग हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, OH एंड OR, ठीक है भाई। यहां से जो यहां से सिंगल बॉन्ड था, ये जो बॉन्ड था, इसने कहां पर दे दिया, इस कार्बन को दे दिया, इसलिए डबल बॉन्ड आ गया, और ये H प्लस अलग हो गया। ये जो H प्लस है, ये भाई साहब जाकर जुड़ जाएगा, यहां पर आकर जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास में आकर जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास में आकर जुड़ जाएगा। वो जो H प्लस था, वो किस, इस ऑक्सीजन के पास में आकर जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन की सॉलिडता 3 होगी, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा, तो आपकी क्या बचेगा, देखो यहां से तो ROH, ये वाली ROH ये अलग हो जाएगी, इसलिए यहां पर माइनस लगा रहा हूं, ये वाली चीज हट जाएगी, और क्या बचेगी आपके RC डबल बॉन्ड OH, ये बचेगा, RC डबल बॉन्ड OH बचेगा, ठीक है। और अब इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ में करवा दो, इसकी अभिक्रिया आप Na प्लस के साथ में करवा दो, किसके साथ में, Na प्लस के साथ में इसकी अभिक्रिया करवा दो, RC डबल बॉन्ड OCH3। तो अब क्या होगा, यहां से, अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है, ये टूट जाएगा, यहां से H प्लस अलग हो जाएगा, इस H को हटा दो और यहां पर Na जोड़ दो। देखो RC डबल बॉन्ड ONA, और ये H प्लस, यहां से इस H प्लस को हटा दो, H प्लस की जगह क्या जोड़ दो, Na जोड़ दो, और ये H प्लस बचा। अब ये H प्लस बचा, वो इस OH माइनस से अभिक्रिया कर आपके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो इस तरह से आपकी ये सार्वत्रिक एस्टर का निर्माण होता है। ये आपके ये चीज बनती, देखो C डबल बॉन्ड O Na, क्यों यहाँ पर CH3 का मतलब क्या है, यहाँ पर R है, ये R बराबर किसके बराबर है, CH3 के बराबर है। तो देखो ये आपकी रिएक्शन है, अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो इसको याद कर लेना, ठीक है। आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, वो है आपके, वैसे सभी इंपोर्टेंट है ना, जितने भी मैं 3-3 नंबर वाले करा रहा हूँ वो इंपोर्टेंट, उनमें से आपको देखना एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 3-3 नंबर वाले भी। तो अगर आप 3-3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन भी करते हो तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे, 12 नंबर हो जाएंगे, तो आप पास तो इसी से हो सकते हो, ठीक है। तो देखो आपके क्वेश्चन है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन, मतलब एल्किन एमीन है कि सारकता का क्रम बताओ, कौन से एल्किन एमीन, एल्किन एमीन है, उनकी सारकता का मतलब सारकता को समझाओ। तो सबसे पहले तो देखो एमीन, जैसे इस तरह से देखना, ये CH3NH2, ये आपकी क्या एल्किन एमीन है 1 डिग्री। तो आपको पता है नाइट्रोजन पर यहां पर क्या होता है, एकांकी युग्म होते हैं, एकांकी युग्म में, एकांकी युग्म में अगर ये एकांकी युग्म में किसी दूसरे को दे दे, तो जो इलेक्ट्रॉन जो एकांकी युग्म में देते हैं उन्हें अपन लुईस सार कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस सार, उन्हें अपन क्या कहते हैं, लुईस सार कहते हैं। तो देखो यहां पर आपकी क्या होगा, यहां पर जो CH3 जुड़ा हुआ ना एल्किन, ये क्या करते हैं, ध्यान में प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। और जो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, प्लस आई का मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन की तरफ धकेलेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये किसकी तरफ धकेलेगा, नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन के पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ये CH3 और इलेक्ट्रॉन धकेल रहा है, तो नाइट्रोजन तो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दे पाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे पाता है वो ध्यान रखना वो क्या होते हैं, आपके सारी होते हैं ना। तो अब आपके क्वेश्चन ये नहीं है कि सारी क्यों, आपके क्वेश्चन है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किन एमीन की सारकता का क्रम बताओ। तो 1 डिग्री पहले तो समझो ये 1 डिग्री है, CH3NH2 1 डिग्री है। एक तो होता है सिंपल आपके NH3, फिर होता है आपके CH3, अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री का ना, इधर देखना CH3NH2 ये 1 डिग्री है,
CH3NH CH3 ये आपके 2 डिग्री है, और CH3N CH3 CH3 ये आपके 3 डिग्री है। 1 डिग्री मतलब नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा। यहाँ पर 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री। 2 डिग्री क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर 2 कार्बन से जुड़ा है। ये 3 डिग्री है। क्यों है 3 डिग्री? क्योंकि नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब अपन को बताना है कि किसकी सारकता ज्यादा होगी। तो देखो, जितने ज्यादा CH3 होंगे उसकी सारकता उतनी ज्यादा होगी। क्यों होगी? तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ प्रतिकर्षित करेगा तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। भाई CH3 क्या करता है? प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। तो प्लस आई प्रभाव के कारण पहले इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, ये और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी सारकता में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर तो देखो केवल एक CH3 था। 2 डिग्री के अंदर देने वाले कितने कार्बन है? इधर से ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी सारकता और ज्यादा हो जाएगी। 1 डिग्री की तुलना में किसकी सारकता ज्यादा होगी? 2 डिग्री की। 2 डिग्री की सारकता क्यों ज्यादा होगी? समझ गए ना? क्योंकि इसमें देने वाले कार्बन कितने दे, मतलब CH3 समूह कितने? 2 CH3 समूह। तो ये दोनों इसको नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म में देंगे, तो इसके पास में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये और आसानी से दे पाएगा। फिर इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर देखो देने वाले 3 है, इधर से भी दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, इधर से भी दे रहा है। 3 CH3 समूह जो इसको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, दे रहा है, तो इसकी सारकता तो सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप इसके हिसाब से चलो तो ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये सारकता का क्रम होगा। पर यही होगा ना अगर आप इसके हिसाब से चलो तो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला केवल एक है, इधर 2 है, इधर 3 जुड़े हैं, तो सारकता का क्रम आपके 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एमीन होना चाहिए था, बट ये गलत है। ये ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर जो होता है ना, इसका ऑर्डर मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिनो की सारकता का आपको क्रम पूछे, ऑर्डर ध्यान रखना, 2 डिग्री फिर 3 डिग्री फिर 1 डिग्री, ये ऑर्डर है। 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। अब आपके मन में सवाल आएगा कि 2 डिग्री की ज्यादा कैसे हुई? 3 डिग्री की होनी चाहिए ना, कि 3 डिग्री के अंदर तीनों तरफ से इसको क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे, इलेक्ट्रॉन धकेल रहे हैं, और यहाँ पर तो केवल 2 कार्बन ही इलेक्ट्रॉन धकेल रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पर जो 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री के अंदर देखो नाइट्रोजन को तीनों तरफ से, इधर से इधर से इधर से, तीनों तरफ से किसने घेर रखा है? कार्बन ने घेर रखा है। तीनों तरफ से, इधर से भी घेर रखा, इधर से भी घेर रखा, इधर से भी घेर रखा। अब मान लो किसी परमाणु को, किसी भी तत्व को ना एकांकी युग्म चाहिए, तो इसे एकांकी युग्म लेगा कैसे? भाई वो इसके ऊपर मान लो किसी को भी एकांकी युग्म चाहिए, तो इसे एकांकी युग्म लेगा कैसे? भाई इसको तो तीनों तरफ से तो किसने घेर रखा? कार्बन ने घेर रखा। तो ये कार्बन क्या करते हैं? एक बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जिसे अपन त्रिविमीय बाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविमीय बाधा कहते हैं। इस त्रिविमीय बाधा के कारण जो इस परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत है, वो इस नाइट्रोजन के पास में नहीं आ पाते हैं, और नाइट्रोजन के पास में नहीं आ पाते तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, सिंपल सी बात है। और इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो इसकी सारकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए ऑर्डर क्या होता है? 2 डिग्री का होता है, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, मतलब 2 डिग्री की सारकता सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। उसके बाद में 3 डिग्री की, और उसके बाद में 1 डिग्री की। आपके कई बार सिंपल से ये क्वेश्चन दे देता है, या फिर आपको ये एक बार क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे आपको दे रखा था, ये ऑर्डर दे रखा था, तीनों दे रखे, तो फिर पूछे कि इनका ऑर्डर लिखो। ऑर्डर किसके इसका लिखोगे? पहले 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। इस तरह से आपको सारकता का क्रम पूछा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 डिग्री का क्रम क्यों होता है इसका ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो जाती है। नाइट्रोजन को तीनों तरफ से किसने घेर रखा? कार्बन ने घेर रखा। तो जिस परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए, वो इसके पास नाइट्रोजन के पास में आ ही नहीं पाता है, और जब आ ही नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या देगा, है ना? तो एमीन, एल्किन एमीन की सारकता का क्रम ध्यान रखना 213 होता है। एल्किन एमीन की सारकता का क्रम क्या होता है? 213 यानी 2 डिग्री, सॉरी 213 नहीं, 231 होता है। 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री। सबसे ज्यादा 2 डिग्री की सारकता होती है, फिर 3 डिग्री की होती है, फिर 1 डिग्री की होती है। लास्ट सवाल है वो है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के पृथक्करण को हिंसबर्ग अभिक्रिया द्वारा समझाइए। सुनना, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन है, इनका आपको पृथक्करण करना है। आपको सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का पृथक्करण कीजिए, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का पृथक्करण हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा कीजिए। हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा इसका पृथक्करण कीजिए। क्या करना है? हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा पृथक्करण। तो देखो इसका पृथक्करण किस तरह से अपन करेंगे। पहले तो आप हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है तो देखो, ये आपके क्या है? बेंजीन से यहां पर जुड़ा आपके CH3, क्या जुड़ा हुआ है? CH3। इसके ऊपर आपके जुड़ा होता है Azo2Cl।
क्या जुड़ा होता है SO2Cl। तो बेंजीन के नीचे CH3 जुड़ा हुआ है, ऊपर SO2Cl जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं अपन हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलता है। अब इसके साथ ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का पृथक्करण करना है। तो देखो अपन कैसे करेंगे। तो पहला अपन पृथक्करण कर रहे हैं 1 डिग्री का। 1 डिग्री एमीन का पृथक्करण कर रहे हैं ना, 1 डिग्री का, 1 डिग्री एमीन का पृथक्करण। तो 1 डिग्री एमीन इस तरह से बना रहा हूं, C2H5NH2। ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री का मतलब क्या, कार्बन किससे जुड़ा, केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। ये इसको आप इस तरह से बना लो, CH3CH2NH2। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और इसको आप C2H5NH2 भी लिख सकते हो, है ना। ये तो सबको अंडरस्टूड है ये वाली चीज। तो मैं इसको लिख रहा हूं आपके C2H5NH2। ये आपकी क्या 1 डिग्री एमीन है। इसके अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है, हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग SO2Cl नीचे CH3। तो देखो क्या होता है, सिंपल सा देखना। यहां से देखो 2 हाइड्रोजन है, इसको एक हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ये 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर से Cl। अभिक्रिया कर क्या कर लेते हैं, HCl को बाहर कर लेते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं HCl को, और NH C2H5 यहां पर जाकर जुड़ जाएंगे। देखो यहां पर तो ये CH3, यहां पर आपके SO2 था, और अब यहां पर क्या जुड़ रहा है, Cl और ये H, ये तो बाहर निकल गया, क्या बचा NH C2H5। तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा आपके NH C2H5, ठीक है, NH C2H5 जुड़ गया। ये आगे अभिक्रिया करता है KOH के साथ में, क्या किसके साथ में, KOH के साथ में। तो देखो यहां से ये H और यहां से OH अभिक्रिया करके -H2 तो क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, और यहां पर जो क्या बचा वो किससे जुड़ जाता है, नाइट्रोजन से जुड़ जाता है। तो देखो क्या बनता है आपके CH3 SO2 था, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज, और यहां पर क्या जुड़ा आपके C2H5। तो देखो क्या हुआ, 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री नाइट्रोजन और मतलब अमोनिया था, NH2 और C2H5 का। हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करवाई, Cl और H, HCl आपके बाहर निकल गया, और क्या जुड़ गया यहाँ पर SO2 के साथ में, क्या जुड़ गया, ये बचा NH और C2H5 जुड़ गया, ठीक है। बस CH3 के साथ में अपन ने कुछ नहीं किया। फिर इसकी अभिक्रिया अपन ने करवाई KOH के साथ में। तो KOH के साथ में अभिक्रिया करवाई, तो यहां से OH और यहां से ये H और OH, H2 बाहर हो गया, और ये K किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो आपकी ये बनेगा, इसे अपन बोलते हैं पोटेशियम लवण बोलते हैं। सिंपल से इसका नाम आप ध्यान रखना, पोटेशियम लवण। और इसका आप नाम लिखना चाहो तो इसका नाम हो जाएगा आपके एथिल, इसका नाम होता है एथिल सल्फेनोमाइड, इसका नाम होता है एथिल सल्फेनोमाइड, ठीक है। तो आपको भी सब समझ में 1 डिग्री की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में करवाई, तो पहले एथिल सल्फेनोमाइड बना, और फिर अभिक्रिया KOH के साथ में अभिक्रिया करवाई, तो क्या बना, पोटेशियम लवण बना। 1 डिग्री एमीन खत्म है। अब देखो 2 डिग्री, 1 डिग्री का ध्यान रखना है ना। अब देखो 2 डिग्री करते हैं। अब इसके बाद में 2 डिग्री मतलब जो नाइट्रोजन होगा वो 2 कार्बन से घिरा होगा। देखो इस तरह से C2H5 एंड C2H5 और H। ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। कितना डिग्री, 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन कितने से गिरा हुआ, 2 कार्बन से जो कार्बन 2 से जुड़ा हो ना। तो आपकी क्या है, 2 डिग्री है, और इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ये CH2 को आप इस तरह से लिख सकते हो, C2H5 का होल ट्वाइस और NH, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, ये C2H5 कितनी बार, 2 बार, एक बार इधर जुड़ा है। इसकी अभिक्रिया भी आप करवा दो, किसके साथ में, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में, SO2Cl, यहां पर आपके क्या जुड़ा होगा, CH3। तो अब देखो क्या होगा, यहां से Cl और यहां से ये H अभिक्रिया करके क्या बाहर निकाल लेंगे, HCl बाहर निकाल लेंगे। क्या बाहर निकाल लेंगे, HCl बाहर निकाल लेंगे। तो अब देखो क्या बनेगा आपके, ये SO2 के साथ में क्या जुड़ेगा, N C2H5 ये जुड़ेगा, N और फिर C2H5 का होल ट्वाइस यहां पर जुड़ेगा, और नीचे CH3। तो ये जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकला, नाइट्रोजन एजिटी जुड़ जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया KOH के साथ में करो देगा। इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवानी, KOH के साथ में। तो ये KOH के साथ में अभिक्रिया नहीं करेगा, ये KOH के साथ में अभिक्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये KOH के साथ में, क्योंकि यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन ही नहीं बचा, यहाँ पर केवल नाइट्रोजन है। 1 डिग्री एमीन के अंदर आप देखो वहां पर हाइड्रोजन था, वहां पर हाइड्रोजन और OH अभिक्रिया करके जल बाहर निकाल देते, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन नहीं है, तो ये KOH के साथ में अभिक्रिया नहीं करेगा।
तो आपको क्या समझ में आया, 1 डिग्री जो एमिन होता है वो KOH के साथ में अभिक्रिया करता है, ये KOH के साथ में क्या करता है, अभिक्रिया करता है। 2 डिग्री एमिन KOH के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। अब अपन करते हैं 3 डिग्री के अंदर। तो 3 डिग्री को देखो मैं यहां पर ही समझा रहा हूं। 3 डिग्री का मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन तीनों तरफ से गिरा रहेगा। तो देखना 3 डिग्री के अंदर इसको मैं 3 डिग्री पहले किस होता है आपको बता देता हूं, NC2H5 C2H5 C2H5, ये आपकी 3 डिग्री है। नाइट्रोजन तीनों तरफ से किससे गिरा हुआ है, कार्बन से गिरा हुआ है। इसकी अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में करो, किसके साथ में, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में। 3 डिग्री है ना ये। तो देखो क्या ये इसकी अभिक्रिया करेगा, पहले बात तो ये अभिक्रिया नहीं होगी आपके, ये अभिक्रिया नहीं होगी, ये वाली अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि यहां से HCl बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, नाइट्रोजन के पास में देखो यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, यहाँ पर केवल नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो HCl बाहर कैसे निकलेगा, HCl बाहर नहीं निकलेगा तो अभिक्रिया नहीं होगी। भाई यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो HCl के साथ में अभिक्रिया नहीं करेगा, तो कोई अभिक्रिया भी नहीं होगी। तो अब देखो आपको क्या समझ में आया, अपन ने बात की 3 डिग्री जो है, 3 डिग्री एमीन वो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में, किसके साथ में, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके पास में हाइड्रोजन नहीं होता। 2 डिग्री हिंसबर्ग के साथ में अभिक्रिया करता है, हिंसबर्ग के साथ में अभिक्रिया करता है, लेकिन ये KOH के साथ में अभिक्रिया नहीं करता। किसके साथ में अभिक्रिया नहीं करता, KOH के साथ में अभिक्रिया नहीं करता। और 1 डिग्री हिंसबर्ग के साथ में भी अभिक्रिया करता है, प्लस KOH के साथ में भी अभिक्रिया करता है। तो अब आराम से अपन पहचान लेंगे कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन कौन सा है। मान लो आपको कौन सा भी एमीन दे दिया, आपने उसके अंदर हिंसबर्ग अभिकर्मक डाला, कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो आप कह दोगे कि वैसा 3 डिग्री एमीन है। ठीक है, आपने रिएक्शन उसके अंदर हिंसबर्ग अभिकर्मक डाला, रिएक्शन हो गई, लेकिन फिर उसकी अभिक्रिया आपने करवाई KOH के साथ में और अभिक्रिया नहीं हुई, तो आप क्या बोलोगे, वो 2 डिग्री है। और मान लो आपके पास में 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री किससे रिएक्शन करेगा, हिंसबर्ग से भी करेगा और KOH से भी अभिक्रिया करेगा, तो अपन कह देंगे कि 1 डिग्री है। तो इसके आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि ये 1 डिग्री एमीन कौन सा, 2 डिग्री एमीन कौन सा, 3 डिग्री एमीन कौन सा है लैब के अंदर। लैब के अंदर ये प्रैक्टिकल होते हैं वैसे। ठीक है, ये अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 1-2 है वो छोटे छोटे से जो मैंने आपके नोट्स में लिख करके एक बार देख लेना। तो यहाँ पर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट है। शायद एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 10 वीडियो हो गई है। इन 10 वीडियो से आपके आराम से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, आपके पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।